हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो एग्जाम कराया जाने वाला है बीपीओ का। दोस्तों, बीपीओ के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस पुस्तक जो यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक है, इसमें दोस्तों मुख्य परीक्षा जो होने जा रही है बीपीओ की, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा होने जा रही है, उसमें दोस्तों परीक्षा रिफ्रेशर नाम से इन्होंने एक कंपाइलेशन निकाला, जिसमें दोस्तों इन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए दोस्तों 1532 क्वेश्चनों का दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन का दोस्तों कंपाइलेशन निकाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इस जो बुक है वो बुक में दोस्तों इन्होंने वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव साइज के साथ साथ दोस्तों टॉपिक वाइज इन्होंने व्याख्या भी की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो आपके बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं साथ के। तो दोस्तों, अब सीधी क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लेना और दोस्तों सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी जो पेपर होने जा रहा है, इसमें पंचायती राज से संबंधित दोस्तों इसमें 6 टॉपिक पूछे जाएंगे। जिसमें दोस्तों पहला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उससे संबंधित संवैधानिक उपबंधों के बारे में दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, इसका जो पहला टॉपिक है वो है कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंधित दोस्तों जो संवैधानिक उपबंध है उनके बारे में है। दोस्तों, इस सीधे इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। दोस्तों, व्याख्या आप पुस्तक जब किताब लेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके जो व्याख्या पढ़ने में बहुत टाइम लगता है पीडीएफ से, दोस्तों आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वास्तुनिष्ठ में निम्नलिखित में से किसे ने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। तो दोस्तों अगर बात करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में 1882 में लागू किया था। दोस्तों, इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है लॉर्ड रिपन को। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रस्ताव किसके द्वारा यानी जो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों किसके लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और स्थानीय लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे प्रस्तावित या प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे 1882 में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। दोस्तों, हस्तांतरित विषय सूची का मतलब यानी राज्य जो स्टेट का सब्जेक्ट था उसमें बनाया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में दोस्तों हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। दोस्तों, इसका डिटेल महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया था। आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी जब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को, तो दोस्तों उस समय जो शुरुआत की गई थी 55 ब्लॉक में ये व्यवस्था लागू की गई थी। वर्ष 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन में भारतीय जो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। दोस्तों, इसकी जो थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। दोस्तों, ये अगर बात करें कि प्रयोग है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। यानी दोस्तों स्थानीय स्वशासन में दोस्तों लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, अगला कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों स्थानीय जनता की भी, केंद्रीय सरकार जो स्थानीय सरकार की दोस्तों सबसे ज़्यादा स्थानीय पंचायती राज को सहयोग करता है दोस्तों वो स्थानीय जनता ही सहयोग करती है। दोस्तों, अगला कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो दोस्तों इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होता है पंचायती राज में, लोगों की हिस्सेदारी भी होती है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी है दोस्तों। ये सभी चारों ही इसके तीनों ही ऑप्शन, तो उसका आंसर बनता है डी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव
प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो दोस्तों ये विचार जो दिया था वो दिया था गांधी जी ने। दोस्तों गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के यानी ग्रामीण विकास स्थानीय स्वशासन के जो थे बहुत बड़े समर्थक थे। दोस्तों प्रत्येक गांव को उन्होंने पंचायत का गणराज्य कहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। दोस्तों स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। दोस्तों स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1907 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? 1907 ईस्वी में की गई थी शहरी विकेंद्रीकरण की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना है। तो दोस्तों ये लॉर्ड मिंटो के द्वारा वर्ष 1917 में मिंटो द्वारा घोषणा की गई थी। ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों इनमें सभी में मिलता है। दोस्तों रामायण में मिलता है, अर्थशास्त्र में भी और महाभारत में भी। दोस्तों सभी में इनके स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो मिलती है हमें उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। किससे? चोल सम्राट परांतक ने के शासनकाल के 12वें और 22वें वर्ष के प्रसिद्ध जो उत्तर मेरु अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की दोस्तों हमें जो है जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें उर सभा और नगरम के बारे में दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी। दोस्तों नगरम जो थी वो व्यापारियों की दोस्तों सभा होती थी, जिसमें नगरम व्यापारी लोग जो थे या श्रेष्ठ लोग जो थे शामिल होते थे। दोस्तों जो नगर के श्रेष्ठ लोग होते थे। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उर की जो कार्य समिति थी, जो उर सभा और नगरम की जो 3 समिति थी, उनमें उर की जो कार्य समिति को बोला जाता था आलू गणम या गणम। दोस्तों दोनों ही इसको बोला जाता था। अगला कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था या सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उसको बोला जाता था बरियम। क्या बोला जाता? बरियम बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने खंडों में बांटा जाता था। दोस्तों बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। कितने? 30 वार्डों में बांटा जाता था। अगला किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मान्यता दी गई। तो दोस्तों 1793 में दोस्तों स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ। तो दोस्तों आधुनिक नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं को जो विकास हुआ था वो ब्रिटिश काल में हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटिश काल में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में जो गांव की सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे नाडु बोला जाता है। क्या बोला जाता था? नाडु। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी इकाई जो थी नाडु थी तथा इसके सदस्यों को नातवत्तर कहा जाता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी, यानी जो उसका जो राजा होता था उसी के नियंत्रण में ये संस्थाएं होती थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में नगर प्रशासन कौन होता था। दोस्तों उत्तर जो मुगल काल था उसमें मुगल काल में नगर का प्रशासन कौन करता था। तो दोस्तों उसको बोलते थे नागरक बोल रहा था, तो जो नगर का प्रशासन करता था। दोस्तों अगला कि बम्बई में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बम्बई में जो नगर स्थापना की गई थी वो की गई थी 1726 ईस्वी में नगर निगम की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बम्बई में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम जो सबसे पहला नगर निगम बनाया गया था वो दोस्तों 1687 ईस्वी में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1687 ईस्वी में दोस्तों प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। कब? कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। और दूसरी 1726 में दोस्तों इन्होंने बम्बई के अंदर नगर निगम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार का संबंध होता है। दोस्तों स्थानीय सरकार का संबंध जो होता है वो स्थानीय जनता से होता है, स्थानीय समस्याओं से होता है, स्थानीय विषयों से होता है। दोस्तों चारों ही इसके विकल्प ठीक हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कम
कुछ कम होता था दोस्तों। राजपूत काल में दोस्तों स्थानीय संस्थाओं का महत्व जो था वो ना के बराबर ही रहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, इनमें से कौन सा अधिकारी उनमें से नहीं था दोस्तों? तो बात करें तो कोतवाल नहीं था दोस्तों। मुगल काल में जो यानी अकबरकालीन जो समय था उस समय जो ग्राम का प्रशासन में दोस्तों मुकद्दम, पटवारी और चौधरी ये दोनों तीनों ही दोस्तों अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायती स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे दोस्तों? इन तीनों ही में दोस्तों कानून बनाए गए थे 1920 में पंचायत प्रांतों में पंचायती राज की स्थापना के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था दोस्तों। वैदिक काल में गांव का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? ग्रामणी कहलाता था। अगला कि मुगल शासन में ग्राम अधिकारी होता था। तो दोस्तों मुगल काल में जो गांव का प्रशासक होता था उसको बोलते थे ग्रामिक बोला जाता था। क्या बोलते थे दोस्तों? उसको ग्रामिक बोलते थे। अगला है बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी 1870 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1870 में। दोस्तों 1870 में ही बंगाल में चौकीदारी अधिनियम भी पारित हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। अगला कि गुप्त काल में ग्राम प्रशासन को मध्यकाल में क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो मध्यकाल में दोस्तों उस समय बोला जाता पंचमंडली। क्या बोला जाता था दोस्तों? पंचमंडली बोला जाता था। अगला है कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था दोस्तों? चोल साम्राज्य में जो था ग्राम सभा का जो कार्य नहीं था वो था ग्राम भूमि का सर्वेक्षण दोस्तों। चोल काल में भू सर्वेक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, ना कि ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों बरियम यानी स्थानीय स्वशासन समिति जो थी उसमें बुजुर्गों और विद्वानों की संख्या कितनी होती थी दोस्तों? उसमें 12। दोस्तों बरियम के 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग एवं विद्वान सदस्यों की वार्षिक समिति के लिए निर्वाचित किए जाते थे। इसमें दोस्तों 12 जो थे बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में मेला गांव ग्राम में कितने गांव आते थे दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 गांव आते थे। कितने गांव आते थे दोस्तों? 50 गांव आते थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी दोस्तों? विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी जो इकाई होती थी जिसको नाडू बोला जाता था दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में पटवारी का कार्य होता था दोस्तों। मुगल काल में 3 अधिकारी होते थे, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। ये तीनों ही महत्वपूर्ण होते थे, जिसमें दोस्तों मुगल काल में पटवारी का जो कार्य होता था वो होता था ग्राम प्रधान की सहायता करना दोस्तों। गांव के मुकदमों को सुलझाना इसका काम ही था। वो दोस्तों चौधरी का काम था दोस्तों। मुगल काल में गांव स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसमें प्रशासन का उत्तरदायित्व अधिकारियों को मुगल कालीन अधिकारियों को नहीं था। गांव के मुख्य अधिकारी जो तब मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि और चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता है दोस्तों? तो राज्य का अधिकार होता है गांव की प्रति भूमि या चारागाह पे। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? दोस्तों ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जो संभालता है वो सचिव संभालता है, ग्राम सचिव संभालता है। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक बुलानी और जो भी निर्णय उसका रिकॉर्ड कौन था? तो दोस्तों ग्राम सचिव रखता है। दोस्तों क्वेश्चन सेम ही था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की आमदनी में दोस्तों घरों हो गया दोस्तों घरों बिजली पर बाजारों पर लगने वाला कर जो था वो ग्राम पंचायत की आमदनी में शामिल था। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं दोस्तों ये सामुदायिक काम के लिए मिलने वाले वेतन ये दोस्तों सभी इसके ग्राम पंचायत की आमदनी के प्रमुख स्रोत थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति किया जाता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत के कई वार्डों में विभक्त होती है। ये भी दोस्तों कई भागों में विभक्त होती है, ये भी बात सही है। जो चुना जाता है उसको पंच बोला जाता है। अगला कि सचिव का कार्य ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और निर्णय रिकॉर्ड को रखना। ये दोस्तों तीनों ही इसके विकल्प दोस्तों ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है दोस्तों? ग्राम सभा कहलाती है।
दोस्तों ग्राम पंचायत के अंदर जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं जिनका बोर्ड बना हो या ना बना हो, तो वो सभी को मिलाकर जो बनती है वो ग्राम सभा बनती है। दोस्तों क्या बनती है? ग्राम सभा। और जिन लोगों का बोर्ड बन जाता है उनको मिलाकर जो बनती है उसको बनती है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ग्राम सभा बड़ी होती है, ग्राम पंचायत जो होती है छोटी होती है। दोस्तों ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ग्राम सभा बड़ी होती है या ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ग्राम सभा बड़ी होती है, ग्राम पंचायत जो होती है वो छोटी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? दोस्तों को भी कहा जाता है। दोस्तों ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं उनको पंच बोला जाता है गाँव में। दोस्तों 17 से जो गाँव में जो पंच चुने जाते हैं एक ग्राम पंचायत में, जो सदस्य चुने जाते हैं, पंच जो चुने जा सकते हैं वो 7 से 17 तक होते हैं, जिन्हें गांव के वार्डों में चुना जाता है, जिन्हें पंच भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन दोस्तों इसमें करेंगे। दोस्तों 44वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है, जिसे क्षेत्र समिति कहते हैं। दोस्तों देखो विचार करना असत्य है दोस्तों, इस दोनों ही सत्य है दोस्तों, असत्य कोई नहीं है, तो उसका आंसर डी है। दोस्तों अगली बात करते हैं कि 45वां क्वेश्चन है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्य मिलकर बनी होती है। ये बात सही है दोस्तों, इसमें सिर्फ गांव एक से ज़्यादा शामिल भी होते हैं, ग्राम सभा में एक से ज़्यादा गांव भी शामिल हो सकते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है। दोस्तों इस अगला की ग्राम सभा गांव के व्यक्ति पर 18 वर्ष या उससे अधिक वोट देने का अधिकार ग्राम सभा का सदस्य होता है, ये भी बात सही है दोस्तों। इसके दोनों ही आंसर सही है, कोई असत्य नहीं है इसमें, छांटना था असत्य है, दोनों ही सही है, इसका आंसर डी है। अगला कि ग्राम पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पंचायत समिति के स्तर को जो बोला जाता है वो जिला पंचायत बोला जाता है या पंचायत परिषद बोला जाता है। दोस्तों पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, तीसरा होता है जिला पंचायत या जिला परिषद। दोस्तों जिला पंचायत की संरचना के बारे में आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में दोस्तों आपको 1 नंबर हटवा दूंगा। दोस्तों अनुच्छेद 243 जो सी जो है वो पंचायत की संरचना से संबंधित। अगला है कि ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों अगला है कि पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? दोस्तों पंचायती राज सूची में जो आता है वो आता है राज्य सूची में। किस में आता है दोस्तों? राज्य सूची में आता है। और 243 से लेकर 243 ओ तक का दोस्तों जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल में दोस्तों ग्राम पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था की गई है, पार्ट 9 है। और 73 में संविधान संशोधन के द्वारा इसमें दोस्तों 16 आर्टिकल जोड़े गए थे। कितने आर्टिकल जोड़े गए थे? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आया, 2 बार रिपीट हो चुका था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सत्य ये सभी दोस्तों कराया था पीछे, एक बार ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला कि गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? दोस्तों गांधी जी के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण था विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसका आंसर ए है। दोस्तों अगला कि किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? दोस्तों प्रांतीय विषय जो घोषित किया गया जो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था, और जबकि 1919 में इसको हस्तांतरित विषय सूची में घोषित किया गया था। अगला है 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में पंचायतों नगर पंचायतों संबंधित 73वां संविधान 74वां संविधान संशोधन के अधिनियम भारत का प्रधानमंत्री जो थे वो थे नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव थे दोस्तों। 73 में 74 जो हुआ था 1992 ईस्वी में, उसमें जो थे दोस्तों भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे बीपी नरसिम्हा राव थे, और गृह मंत्री जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों। उसी से दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पंचों से संबंधित नहीं, तो दोस्तों पंचायतों से संबंधित नहीं, तो 74वां संविधान संशोधन दोस्तों नगर पंचायतों से है दोस्तों, पंचायतों से नहीं। पंचायतों से 73वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा? दोस्तों महिलाओं को 50% जो आरक्षण जो दिया वो बिहार सरकार ने दिया महिलाओं के लिए। दोस्तों महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बिहार सरकार ने देने वाला पहला राज्य है दोस्तों। ये थे बीपीओ से संबंधित जो यूथ पब्लिकेशन की बुक से संबंधित दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने लिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और जो आपका दोस्त वीडियो की तैयारी कर रहा हो तो दोस्तों उसको वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।